नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 की आज की क्लास में। दोस्तों हम लोग हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला पूरी कर रहे हैं और उसी श्रृंखला के क्रम में हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम लोग देखिए जो उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोगों ने स्वर को पूरा पढ़ लिया है, व्यंजन भी पूरा हमने पढ़ लिया उच्चारण स्थान सहित। और उच्चारण स्थान में अगर हम बात करें, देखिए स्पर्श करने की वजह से ये पूरा जो वर्ग है, वर्गीय व्यंजन है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। अब देखिए उसके बाद बात आती है इसके उच्चारण स्थान की। तो हर वर्ग का उच्चारण स्थान हम लोगों ने देख लिया है। जैसे अगर का वर्ग को पहला, खा वर्ग को दूसरा, चा वर्ग को दूसरा, टा वर्ग को तीसरा, ता वर्ग को चौथा और पा वर्ग को पांचवा वर्ग देखें तो यहाँ पर पहले वर्ग के लिए कंठ होगा, दूसरे वर्ग के लिए ताल होगा, तीसरे वर्ग के लिए मूर्धा होगा, चौथे वर्ग के लिए दंत होगा और पांचवें वर्ग के लिए ओष्ठ होगा। पांचवा वर्ग मतलब प वर्ग जो होगा उसका उच्चारण स्थान किससे होगा? ओष्ठ से होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंतस्थ के बारे में हमने देखा था, अंतस्थ का बंटवारा भी हमने किया था। य र ल को जो है हमने चा वर्ग, टा वर्ग और ला को ता वर्ग में हमने रखा था। उसी तरह से जो ये देखिए ये अंतस्थ हैं, क्या है? अंतस्थ। और इसको भी हमने देखा था कि ये क्या है? ऊष्म है। ऊष्म को भी इसी तरह से हमने बांट दिया था, इन तीनों वर्णों को बराबर तरीके से बांटा था। बचा था व और हा, उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था। जो नए दोस्त मिल आए हैं चैनल पर, वो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इन सारी चीजों को पीछे की क्लास में जाकर देख सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को क्लिक करें, उसके बाद आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्णमाला में जो सबसे निचली लाइन आप पढ़ते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनको हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर, अर्थात संयुक्त अक्षर। इसका मतलब ये जो है अकेले नहीं बनता है, ये अन्य व्यंजनों से मिलकर बनता है, स्वरों से मिलकर बनता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर दोस्तों देखिए इनकी संख्या होती है 4, जैसा कि अभी आपने देखा है। कौन कौन से हैं? ये नहीं है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। अब इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि जो संयुक्ताक्षर होते हैं वे कम से कम 2 व्यंजन, कितने व्यंजन? 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए देखिए इससे मिलकर बनने के कारण इसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन तो नहीं कहा जाता क्योंकि व्यंजन में इनको नहीं जोड़ा जाता है, तो इन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। अब बात करते हैं इन संयुक्त अक्षरों की कि ये किन किन अक्षरों से मिलकर बनते हैं, किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं छ, पहला हमारा संयुक्ताक्षर है छ। अब देखिए दोस्तों ये किन किन वर्णों से मिलकर बनता है, तो अगर इसकी बात करें तो ये जो बनता है क के नीचे हमने हलंत लगा दिया, इसका मतलब कि ये स्वर रहित हो गया, और मूर्धन्य श। ठीक है दोस्तों अब देखिए प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है, आपको उलझाने के लिए कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। अगर प्रश्न में ये वाला ऑप्शन दे दे, देखिए क, श और आ, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे व्यंजनों को स्वर रहित कर दिया जाता है। अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, देखिए यहां पर भी हलंत लगा है, यहां पर भी लगा है, यहां पर भी लगा। हलंत लगाने का मतलब यह हो जाता है कि उससे स्वर को अलग कर दिया गया है, जैसा कि यहां मूर्धन्य ष के साथ किया गया है कि स्वर को अलग कर दिया गया है तो दोनों एक ही चीजें। देखिए ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, लेकिन इसको अलग अलग करके लिख दिया गया है, वर्ण विच्छेद करके लिख दिया गया है, ताकि आप भ्रमित हो जाएं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों के सामने हूं कि आपको भ्रमित होने से बचा सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम अगले वर्ण की बात करें तो कौन सा आता है? त्रा। देखिए त्रा।
अब त्र की बात करें तो त्र किन किन वर्णों से मिलकर बनता है दोस्तों? त, स्वर रहित और र। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना अति आवश्यक है क्योंकि इसमें से प्रश्न आपको बराबर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हम फिर से र को स्वर रहित करके लिखें तो इसका विच्छेद क्या होगा आपके सामने है। अगर प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो और उत्तर आप बिल्कुल सही लगाएं। इन सब इससे संयुक्त अक्षर से तो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप सतर्क रहें, हमेशा सतर्क होकर पढ़ें ताकि आपकी ये प्रश्न गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, अगला जो आपका है ज्ञा। देखिए ज्ञा तो ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। ज्ञा को लोग समझते हैं ग और य, जबकि हम लोग उच्चारण में वही करते हैं, ज्ञान बोलते हैं। जबकि अगर हम लोग उच्चारण की दृष्टि से इसको शुद्ध करने लगेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो गलत बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो उच्चारण होता है ये जो बनता है वो ज और या से मिलकर बनता है। और अगर यहाँ को हम स्वर रहित करके लिख दें तो आप देख सकते हैं ज, य और अ। ठीक है दोस्तों, इसका भी ये ऊपर वाला विच्छेद हम लोगों ने देख लिया है, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी गलतियों के चांस बहुत ही कम हो जाएं। अगर हम अगले अक्षर की बात करें, श्रा की बात करें, तो उसको भी हम लोग देख लें। श्रा, अब देखिए श्रा जो है ये तालव्य श, किसे किसे? तालव्य श स्वर रहित रहेगा और र इन दोनों से मिलकर बनता है। अगर हम इसको अलग करने की बात करें तो देखिए तालव्य श स्वर रहित र और आ। हमने इसके जो है परिभाषा में हमने आपको बताया कि दो व्यंजन और एक स्वर। अब यहां आप देख सकते हैं दो व्यंजन और एक स्वर, कम से कम 3 वर्ण होते हैं इसमें, जिसमें 2 व्यंजन और एक स्वर होता है। और इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्ताक्षर। इनकी संख्या हमने कितनी जानी? 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके उच्चारण स्थान के बारे में अगर बात करें, बाई चांस आपसे उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए तो आप कैसे इसका हल देंगे? देखिए जितने इसमें वर्ण हैं उतने इसके उच्चारण स्थान हम लिख देंगे। जैसे ए और ऐ में हमने देखा था वैसे ही इसमें देखेंगे। का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए का उच्चारण स्थान है कंठ। श का उच्चारण स्थान क्या है? हम इसको मूर्धन्य श बोलते हैं, मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होता है, मूर्धा। उसके बाद देखिए अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान बनेगा वो कंठ मूर्धा कंठ बनेगा। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से त का उच्चारण स्थान क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये दंत होता है। और र का उच्चारण स्थान आप लोग जानते ही हैं क्या होता है? मूर्धा। और अ का उच्चारण स्थान कंठ। अब इसका अगर त्र का उच्चारण स्थान हमको बताना पड़े तो दंत मूर्धा कंठ। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा और इसी तरीके से आप खुद इन सब का जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने संयुक्ताक्षर पढ़ लिया। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्र। सबका हमने विच्छेद भी पढ़ लिया कि किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला। अब हमको पढ़ना है क्या? अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर एक बार और हम बता देते हैं। देखिए वर्णमाला में जितने भी अलग अलग टर्म आ रहे हैं उनको हम लोग अलग से पढ़ ले रहे हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पर समाप्त हो सके, दूर हो सके। हमने बताया था अयोग का अर्थ क्या होता है? अ धन योग धन वाह, अर्थात बिना किसी से योग किए ये अर्थ का वहन करते हैं। हमने बताया था दोस्तों कि ये किसके साथ जुड़ते हैं? ये व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते हैं, व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते हैं। क्या होता है? नहीं जुड़ते हैं। जुड़ते किसके साथ हैं? स्वर के साथ। किसके साथ जुड़ते हैं? स्वर के साथ जुड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं? स्वर के साथ जुड़ते हैं। और अयोगवाह होते कौन कौन से हैं ये भी आप जानते हैं। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? देखिए अयोगवाह आपका होता है अंग और अहा। इसका एक नाम और हमने आपको बताया था, क्या था? अंग को हम कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। देखिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अंग को क्या कहते हैं और अहा को क्या कहते हैं। तब तक हम आगे चल रहे हैं दोस्तों। देखिए हमने बता ही दिया कि ये स्वर के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? स्वर के ही साथ जुड़ते हैं, ये व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों,
इनके अगर हम मात्रा की बात करें तो इनकी कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी। जब आप छंद पढ़ेंगे तो उसमें कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी, तो इनकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। अर्थात इनको किसमें गिना जाएगा, गुरु में गिना जाएगा। किसमें गिना जाएगा, गुरु में गिना जाएगा। अब हम बता देते हैं कि अंग को क्या कहा जाता है। अंग को हम लोग पढ़े थे, अंग को हम लोग कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और आहा को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग। हमने बताया था कि अनुस्वार का प्रयोग जो होता है वो तत्सम में होता है। किसमें होता है, तत्सम में होता है। जब हम चिन्ह बता रहे थे तो वहां पर 3 चिन्ह आया था। एक ये था अनुस्वार, एक था चंद्र बिंदु और एक था केवल अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। आज हम फिर से उन सब चीजों का दोहरान कर रहे हैं ताकि ये सारी चीजें, ये सारे टर्म आपको एक अलग जगह पर मिल सके और आपको याद करने में आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आप समझ गए अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। ये किसके साथ जुड़ते हैं, स्वर के साथ जुड़ते हैं, व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है विकसित स्वर और विकसित व्यंजन। आज हम लोग ये भी देखकर समाप्त कर देते हैं। आपके जहां से भी प्रश्न आने की संभावना है वो सारी संभावनाएं यहां पर हम लोग देख लेंगे। विकसित स्वर की बात अगर करें तो हमने बताया था कि जो अभी देखिए दोस्तों, जो अभी हमने चंद्रबिंदु की बात की, चंद्रबिंदु का मतलब ये वाला, ये जो है विकसित स्वर कहा जाता है क्योंकि ये जो है हिंदी वर्णमाला में नहीं है। इसको बदल बदल कर विकास करते करते इसको हमने विकसित कर लिया। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक। और इसी को हम लोग कहते हैं चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी विकसित स्वर की बात आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये अनुनासिक की बात हो रही है। जैसे हमने बताया था कि जिसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लग जाएगा वो क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा रहेगा वो निरनुनासिक होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा और आपको पढ़ाया जा चुका है। जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं, पीछे की क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पढ़ लिया अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। इनका प्रयोग हम देख लेते हैं एक बार कि हमने बताया था कि इनका प्रयोग जहां भी होगा उनको हम क्या कहेंगे, तद्भव। ठीक है दोस्तों, जिस भी शब्द में इनका प्रयोग हो जाए वो शब्द कौन से हो जाते हैं, तद्भव। वहां पर हमने उदाहरण देकर भी आपको समझा दिया था। अब हम चलते हैं विकसित व्यंजन पर। दोस्तों अभी तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि विकसित व्यंजन क्या होता है, लेकिन अभी जैसे ही हम इसका दूसरा नाम बताने वाले हैं तुरंत आप समझ जाएंगे कि विकसित व्यंजन क्या होते हैं। इसका दूसरा नाम है उत्क्षिप्त। क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इन्हीं को ताड़न जात भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए कौन कौन से होते हैं पहले ये जानिए, तब अभी समझ जाएंगे आप। ड़ और ढ। ठीक है दोस्तों, इनके नीचे जो ताड़न जात चिन्ह लगा होता है इसी वजह से इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन। अब दोस्तों देखिए इनके कुछ हम गुण के बारे में जान लेते हैं, इनके प्रयोग के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं सबसे पहले आप जानिए कि इनको स्वर रहित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, स्वर रहित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि इसमें हम हलंत नहीं लगा सकते। और हलंत क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक वर्ण में एक स्थान पर एक ही चिन्ह लगाया जा सकता है और यहाँ पर हलंत की जगह पर एक पहले से ताड़न जात चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 चिन्ह नहीं लगा सकते। ये जो है व्याकरण की दृष्टि से गलत है, अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर ये नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज देखिए क्या होती है कि ताड़न जात जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ताड़न जात व्यंजन है या द्विगुण व्यंजन है, इनसे हम किसी नए शब्द को नहीं बना सकते। अर्थात किसी भी शब्द के शुरुआत में जो पहला वर्ण होता है वो ताड़न जात कभी नहीं हो सकता, उत्क्षिप्त कभी नहीं हो सकता। अर्थात इनसे कोई भी नया शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो हमने क्या क्या देखा, इनको स्वर रहित
नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? स्वर रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज हमने देखी कि इनसे नए शब्द नहीं बनाए जा सकते। नए शब्द नहीं बनाए जा सकते। नए शब्द नहीं बनाए जा सकने का अर्थ ये है, ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि इन वर्णों से, इन व्यंजनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। तो इनसे नए शब्द नहीं बनाए जा सकते। जैसे जब इसका दूसरा रूप होता है डा, ढा, तो डा से हम डमरू बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको ड़ा कर दिया जाए तो इससे हम किसी शब्द की शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से इससे हम ढक्कन लिख सकते हैं, लेकिन हम रा से कुछ नहीं बना सकते, किसी शब्द की शुरुआत नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमने देखा विकसित व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। विकसित व्यंजन ही उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये तो हम बता चुके हैं उत्क्षिप्त क्या होते हैं, तो फिर से एक बार बता देते हैं कि जब उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण आप करते हैं तो आपकी जिह्वा ऊपर जाकर अचानक से सामने की तरफ फेंकी जाती है। ऐसा महसूस होता है कि जिह्वा बाहर की तरफ फेंकी जा रही है, इसीलिए हम इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये चीज हम आपको पहले बहुत अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। हमको पढ़ना है विदेशी स्वर। ठीक है दोस्तों। विदेशी स्वर के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था कि विदेशी स्वर क्या होते हैं और क्यों इनको विदेशी स्वर कहा जाता है। अब देखिए, अभी एक नाम आपको और हम देंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि विदेशी स्वर क्या होते हैं। इनका एक नाम और होता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आगत स्वर। और ये हमने बहुत ही बेहतर तरीके से पिछली कक्षा में बता दिया है कि आगत स्वर क्या होते हैं। आगत स्वर वे स्वर होते हैं जो, क्या होते हैं? वे स्वर होते हैं जो दूसरी भाषा से आते हैं, मतलब विदेशी बाहर से आए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। विदेशी स्वर या आगत स्वर। देखिए आगत स्वर जो है वो देखिए ये वाला है, ये, और इसी को हम क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्र बिंदु क्या कहते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। देखिए अर्धचंद्र बिंदु। अब देखिए हमने 3 बिंदु के बारे में चर्चा की थी, ये वाला था, ये वाला था और एक ये था। ठीक है दोस्तों। इसको हमने जान लिया, अनुस्वार, ये है अनुनासिक, और ये क्या हो गया? विदेशी स्वर या आगत स्वर का चिन्ह है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? अंग्रेजी के ओ वर्ण का जो उच्चारण होता है उसी के लिए करते हैं। जैसे इनका प्रयोग हमने बताया था उस दिन, जैसे टॉफी, जैसे आपको लिखना हो टॉफी तो यहां पर एक लगा दिया जाता है। हॉस्पिटल, देखिए हॉस्पिटल, ये सब हम आपको पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं दोस्तों। फिर भी यहां पर एक बार चर्चा इसलिए कर ले रहे हैं ताकि आपके सामने सारी चीजें एक जगह पर रहें, जो वर्णमाला में थोड़ा सा विशिष्ट स्थान रखती हैं, जिनकी कुछ विशेषताएं अलग हैं। ठीक है दोस्तों। इनको हमने एक जगह और भी पढ़ा था, जब हम वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी पढ़ा रहे थे। तो जो विदेशी स्वर है, जो आगत स्वर है, जो अ है, ये किस में आता है? वृत्तमुखी में आता है या वृत्ताकार स्वर में आता है। वृत्तमुखी को ही हम वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको पिछली कक्षाओं में बहुत ही अच्छे से पढ़ा दी गई हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पीछे जाकर ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं विदेशी व्यंजन पर। विदेशी व्यंजन की बात जब आती है तो आपके मन में ये आ जाता है कि जो विदेश, मतलब इन्हें भी बाहर से ही लाया गया है। हमने पिछला पढ़ा विदेशी स्वर था, और ये क्या है? विदेशी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों। देखिए विदेशी व्यंजनों की जो संख्या है वो है 5, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और कौन कौन से हैं देखिए, इसके बारे में हमने बता दिया है। ये तो साधारण सा क ख ग ज और फ है, लेकिन अगर इसी के नीचे हम जब बिंदु पढ़ाए थे एक बार, तो वहां पर हमने बताया था कि यहां पर नुक्ता लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? नुक्ता। ठीक है दोस्तों। नुक्ता लगा दिया जाए तो ये विदेशी व्यंजन बन जाते हैं। विदेशी व्यंजन बन जाते हैं। अगर विदेशी बन जाते हैं तो किस भाषा के होते हैं? तो हमने बताया था कि ये अरबी फारसी भाषा के होते हैं। किस भाषा के? अरबी फारसी। ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है एक बार कि का गा जो जफा जो है ये किस भाषा के शब्द हैं, तो आप जाहिर सी बात है
बताइएगा। अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। अब एक तथ्य मैं यहाँ पर और आपको बता दूं कि जो NCERT की किताबें होती हैं, इनमें 3 वर्ड ही माने जाते हैं जो विदेशी व्यंजन माने जाते हैं। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? ख है, ज है और फ है। इन्हीं तीनों वर्डों के NCERT में आगत या विदेशी व्यंजन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इनकी संख्या कितनी हम जानते हैं, 5 क ख ग ज फ। और इनको सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न इसमें यह है कि ये किस भाषा के शब्द हैं। तो आप किस भाषा के शब्द बताएंगे? अरबी फारसी भाषा के शब्द बताएंगे। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, फिलहाल अब तो नहीं पूछा जाता है लेकिन थोड़ा सा चर्चित रहता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने पढ़ लिया था स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए स्वर की संख्या के बारे में हमने पढ़ा 11 होती है। कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं। उसके बाद हमने व्यंजन भी पढ़ लिए, व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से लिखें कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तेजी से जाएं दोस्तों और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें इसका। इसके बाद हम देखते हैं अयोगवाह। उसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्ताक्षर। जल्दी जल्दी जाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। अब बात आती है, देखिए अगर स्वर और व्यंजन मिलाकर पूछे तो आपके पास कितने हो गए? 44। स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने हो गए आपके पास? 44। अगर अयोगवाह भी हम इसमें जोड़ लेते हैं, अयोगवाह की संख्या कितनी? अभी हमने देखा जो है अयोगवाह कितने होते हैं? अंग और आहा 2 होते हैं, तो इनकी संख्या भी हम इसमें जोड़ लेंगे। और संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4। ये तो आपने देख लिया। बात आती है अनुस्वार। स्वर के बाद जो 2 और बचते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, अयोगवाह हमने देख लिया, अयोगवाह ही तो हमने देखा, अनुस्वार नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा। अनुस्वार की जगह हमने अनुस्वार जो है अयोगवाह में ही पढ़ लिया है। इसके बाद आते हैं उत्क्षिप्त। कौन से आते हैं? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त की संख्या कितनी होती है? 2। अब दोस्तों देखें 44 आपके पास स्वर व्यंजन हो चुके हैं, अयोगवाह 2, संयुक्ताक्षर 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन 2, इनको मिलाकर संख्या हो गई 8। अब अगर आप 44 और 8 जोड़ेंगे तो आपके पास संख्या कितनी आ जाएगी? 52। इसका मतलब है वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो हम पढ़ते हैं वो कितनी आएगी? 52। और यही जो है ये सही है। तो वर्णों की संख्या वर्णमाला में आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये प्रश्न भी आपका कंफर्म हो गया कि कैसे संख्या 52 होती है। अब बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मात्रा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब आपके सिलेबस की चीजें हैं, क्योंकि इसमें से प्रश्न कभी भी बन सकता है। ऐसा आप ना सोचे कि ये सिलेबस से ज्यादा पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो अब जो है मात्रा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मात्रा हमने बताया था कि मात्रा किसकी होती है? स्वर की होती है। किसकी मात्राएं होती हैं? स्वर की मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्वर की मात्राएं अगर होती हैं तो हम जानते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। अगर स्वर की ही मात्राएं होती हैं तो स्वर की संख्या 11 होती है, तो मात्राओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन अगर दृष्टिगत की बात करें, जो दिखाई देने वाली मात्राएं हैं उनकी संख्या जो होती है वो 10 ही होती है। तो बात आती है कि सर एक कहाँ गया? तो जो एक है वो कहाँ गया, ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जो एक है वो जो है अ होता है, जो दिखता नहीं है हम लोगों को। जैसे अगर हम वर्णमाला के सभी स्वरों को लिखें तो अ है, आ है, ई, उ, और री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है ए, आई, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी मात्राएं हम देख लेते हैं। आ की कोई भी मात्रा आपको दिखाई नहीं देती है दोस्तों, लेकिन आ की मात्रा दिखाई देती है, ई की मात्रा दिखाई देती है, और दीर्घ ई की मात्रा भी दिखाई देती है, ऊ की मात्रा दिखाई देती है, दीर्घ ऊ की मात्रा होती है, री की है, ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है,
ओ की मात्रा है और औ की मात्राएं हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अ की मात्रा दिखती नहीं है, इसीलिए इसे हम उदासीन स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? उदासीन स्वर। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान में रखिएगा कि जो अ की मात्रा होती है वो उदासीन होती है, दिखती नहीं है, इसीलिए हम इसे कौन सा स्वर कहते हैं? उदासीन स्वर भी कहते हैं। बाकी की मात्राएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानिए एक वर्ण में एक बार में एक ही मात्रा लग सकती है। कैसे? देखें, हमने बताया था जब वर्णों का विच्छेद हम कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब वर्णों का विच्छेद हम कर रहे थे तो का में जब हमने हलंत लगाया तो आ जो है बाहर आ जाता था, मतलब स्वर रहित हो जाता था। अब अगर इस आ की जगह पर हम ई को जोड़ दें तो क धन ई क्या हो जाएगा? कि। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस पर मात्राएं लगेंगी। अब देखिए, आपने देख लिया मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, इनके संकेत भी हमने देख लिए। मात्रा संकेत कौन कौन से? देखिए, इन सभी के मात्रा संकेत उनके नीचे हमने लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी मात्राएं कितनी गिनी जाती हैं। तो हमने बताया था इसमें ह्रस्व और दीर्घ होते हैं और एक प्लुत भी होता है। तो प्लुत की मात्रा तो वैसे गिनने में नहीं आती है, जब छंद पढ़ेंगे आप तो वहां पर मात्राएं भी गिननी पड़ेंगी। तो देखिए, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। और जो दीर्घ स्वर हैं उनकी कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। जब आप छंद में मात्राओं की गिनती करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, छंद दे देगा आपको, मात्रा की गिनती करके पूछ लेगा दोहा है या चौपाई है, तो आप उसको बताएंगे। दोहा, सोरठा, चौपाई ये सारे छंद हैं जो ये पूछता है बार बार। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, वहां पर जब आप गिनते हैं तो इसके ऊपर कैसे क्या करते हैं? ये ऐसे मात्रा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पढ़ना है। तो दीर्घ और ह्रस्व आप जान गए कि मात्राएं जो है कैसे इनकी लगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पर अ दिया है तो इसकी मात्रा क्या होगी? दीर्घ होगी। ए दिया है तो दीर्घ मात्रा होगी। ठीक है दोस्तों, जो दीर्घ स्वर हैं उनकी मात्राएं दीर्घ होती हैं। तो हम लोग जो है मात्रा भी पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए, हमने उच्चारण स्थान जो पिछला पढ़ चुके हैं वो एक बार दोहराया। उसके बाद संयुक्ताक्षर के बारे में हमने देखा। उसके बाद जो हमने देखा अयोगवाह, अयोगवाह के बारे में पूरा हमने देखा। उसके बाद विकसित स्वर और विकसित व्यंजन भी हमने देख लिए हैं। और उसके बाद विदेशी स्वर हमने देखा, विदेशी व्यंजन भी देखे, आगत व्यंजन जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद हमने वर्णों की संख्या भी काउंट कर लिया, कितने वर्ण होते हैं। और हमने जो है मात्रा के बारे में भी जान लिया है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अब जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम लोग कल अगली क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। कल जो है वर्णमाला का अंतिम सेशन होगा, उसके बाद हम लोग संधि शुरू करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा और मन लगाकर पढ़िए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो पिछली कक्षाएं उनको देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सारी कक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।